अध्याय 6। दिनचर्या। स्थान की ऊर्जा होती है, समय की स्मृति होती है। हम 12 लोग, शायद इससे भी ज्यादा, फर्श पर सो रहे हैं। सब एक पतले जोग पैड जैसी चीज पर सो रहे हैं, जिस पर एक पतली चादर ढकी है। कमरे की दीवारें गोबर से बनी है, जो कच्चे प्लास्टर जैसी महसूस होती हैं और मिट्टी जैसी खुशबू देती हैं। फर्श के असमतल पत्थर घिसते घिसते चिकने हो गए हैं, लेकिन ये मेमोरी फोम से बहुत दूर का मामला है। इस इमारत में कोई पक्की खिड़की नहीं है। हम एक अंदरूनी कमरे में हैं, जो हमें बारिश में सूखा रखता है, और हवा के आने जाने के लिए बहुत से दरवाजे हैं। हालांकि मैं हर रात जहाँ सोता हूँ, लेकिन कोई खास जगह नहीं है जिसे मैं अपना मानता हूँ। हम जहाँ स्वामित्व से दूर रहते हैं। स्वामित्व की कोई वस्तु नहीं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं। हाल फिलहाल कमरे में गुफा जैसा अंधेरा है, लेकिन बाहर चिड़ियों की चहचहाट सुनकर हमारे शरीर को पता चल जाता है कि सुबह के 4 बज गए हैं। जागने का समय। हमें आधा घंटे में सामूहिक प्रार्थना करने जाना है। एक शब्द बोले बिना हम लॉकर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। हम में से कुछ नहा रहे हैं, कुछ अपने चोगे पहन रहे हैं। हम लाइन में खड़े होकर 4 सामुदायिक सिंकों में से किसी एक में ब्रश करने का इंतजार करते हैं। बाहरी संसार का कोई भी व्यक्ति हमारी गतिविधि का साक्षी नहीं है, लेकिन अगर होता तो उसे अच्छी तरह आराम कर चुके पुरुषों का समूह दिखता, जो इतनी जल्दी उठने पर भी पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, हमेशा इतना आसान नहीं था। हर सुबह मेरा मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा बंद रहने के लिए बेताब रहता था और एक अलग बहाना सोच लेता था कि मुझे क्यों सोते रहना चाहिए। लेकिन मैंने खुद को इस नई दिनचर्या को अपनाने के लिए विवश किया, क्योंकि मैं प्रक्रिया के प्रति समर्पित था। यह काम मुश्किल था, इसलिए यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अतंत मैंने सफलतापूर्वक जल्दी उठने की एक अचूक तरकीब सीख ली। मैं जल्दी सो जाता था। यही मुद्दे की बात थी। मैंने जीवन भर हर दिन की सीमाओं को आखिरी छोर तक थकाया था और आज का लाभ लेने के लिए आने वाले कल का त्याग किया था। लेकिन जब मैंने आखिरकार ऐसा करना छोड़ दिया और जल्दी सोने लगा, तो 4 बजे उठना ज़्यादा आसान होता चला गया। और जब ये ज़्यादा आसान हो गया, तो मैंने पाया कि मैं ये काम किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ की मदद के बिना अपने खुद के शरीर और आसपास के प्रकृति संसार के सहारे कर सकता हूँ। यह मेरे लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी तरह चौंक कर ही शुरू किया था। किशोरावस्था में माँ की पुकार मेरा बिगुल थी, जो नीचे की मंजिल से चिल्लाती थी, जय जाग जाओ। बाद के वर्षों में अलार्म क्लॉक ने यही बकवास काम किया। मेरे जीवन का हर दिन एक अकस्मात व्यवधान और हस्तक्षेप से शुरू हुआ था। लेकिन अब मैं चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ों के हवा के लहराने और पानी की कलकल से जाग रहा था। मैं प्रकृति की आवाज़ों से जाग रहा था। आखिरकार मुझे इसका महत्व समझ में आने लगा। जल्दी जागने का मकसद हमें यातना देना नहीं था, यह तो दिन को शांति से शुरू करना था। चिड़िया गांग, बहते पानी की आवाज़ और हमारी सुबह की दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। आश्रम की सुबह की सादगी और कार्यप्रणाली हमें निर्णयों और विभिन्नता की तनावपूर्ण जटिलता से बचाती थी। इतनी सरलता से दिन शुरू करना मानसिक स्नान करने जैसा था। यह पिछले दिन की चुनौतियों को साफ करता था। इससे हमें लोभ को उदारता में, क्रोध को करुणा में, क्षति को प्रेम में बदलने की जगह और ऊर्जा मिलती थी। अतंत ये हमें दिन में आगे बढ़ने का संकल्प और उद्देश्य का एहसास देता था। आश्रम में हमारे जीवन का हर विवरण उस आदत या कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका हम अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे। मिसाल के तौर पर, हमारे चोगे, जब हम उठते थे, तो हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ता था कि हम क्या पहने। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा और एरियाना हफिंगटन की तरह जिन सभी को उनके सदाबहार एक से पहनावे के लिए जाना जाता है, सन्यासी अपनी पोशाक को सरल बनाते हैं, ताकि दिन के लिए तैयार होने में उनकी ऊर्जा और समय बर्बाद ना हो। हमारे पास 2 चोगे होते थे, एक पहनने के लिए और दूसरा धोने के लिए। इसी तरह सुबह जल्दी जागने की परिपाटी इसलिए शुरू की गई, ताकि हम सही भाव के साथ दिन शुरू करें। यह ब्रह्म मुहूर्त था, जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध बनाता था। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठूंगा। मैं दिन शुरू करने का इससे ज़्यादा बुरा तरीका नहीं सोच सकता। मैं इस दृष्टिकोण को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं कि ज़्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। नींद पर शोध करने वाले कहते हैं कि
हम में से 85% लोग ऑफिस समय पर पहुंचने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत होती है। जब हम अपने शरीर को तैयार होने से पहले जगाते हैं, तो नींद का नियमन करने वाला मेलाटोनिन सक्रिय बना रहता है। ये भी एक कारण है कि हम स्नूज बटन को दबाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से हमारा उत्पादकता संचालित समाज हमें इसी तरह जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। मारिया पोपोवा, जो ब्रेन पिक इंग्लिश के क्यूरेटर के रूप में विख्यात लेखिका है, लिखती हैं, हम कम नींद से काम चलाने की अपनी योग्यता को किसी सम्मानजनक तमगे की तरह पहनते हैं, जो हमारे मेहनती होने का सबूत है। लेकिन ये दरअसल आत्मसम्मान और प्राथमिकताओं की गहरी असफलता है। फिर जब हम बहुत कम नींद के बाद जाग जाते हैं, तो हम में से एक चौथाई लोग एक और चीज करते हैं, जिससे हमारे दिन का दूसरा कदम भी गलत पड़ता है। हम जागने के 1 मिनट के भीतर अपने सेल फोन उठा लेते हैं। 10 मिनट के भीतर हम में से आधे अपने संदेश चेक कर लेते हैं। ज्यादातर लोग हर सुबह नींद में बेसुध होने के चंद मिनटों के भीतर ही ढेर सारी जानकारी की प्रोसेसिंग का काम करने लगते हैं। केवल 6 कारें हैं जो 2 सेकंड के भीतर 0 से 8 मील प्रति घंटे की गति पकड़ सकती हैं। ज्यादातर कारों की तरह इंसान को भी इस तरह के अकस्मात परिवर्तन के लिए नहीं बनाया गया है, ना तो मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से। और जागने के बाद आपको जो आखिरी चीज करने की जरूरत है, वह ये है कि आप हेडलाइन पढ़कर या सुनकर सीधे त्रासदी और दर्द में पहुंच जाएं, या दोस्त ऑफिस की यात्रा के दौरान शिकायतें कर रहे हो। सुबह सुबह सबसे पहले अपने फोन को देखना 100 अजनबी वक्ताओं को अपने बेडरूम में घुसाने जैसा है, जबकि आपने नहाया नहीं है, ब्रश नहीं किया है और बाल नहीं काटे हैं। अलार्म क्लॉक और अपने फोन के अंदर के संसार के बीच आप तुरंत तनाव, दबाव, चिंता से अभिभूत हो जाते हैं। क्या आप सचमुच ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह दिन शुरू करने के बाद आपका दिन सुखद और उत्पादक रहेगा? आश्रम में हम हर सुबह दिन उसी तरह शुरू करते थे, जिस तरह हमने योजना बनाई थी। हमने खुद को उस संकल्प और एकाग्रता को दिन भर कायम रखने के लिए प्रशिक्षित किया। निश्चित रूप से ये सब आसान होता है जब आपकी दिनचर्या में प्रार्थना, ध्यान, अध्ययन, सेवा और शारीरिक श्रम के काम शामिल हों, लेकिन बाहरी संसार ज्यादा जटिल होता है। जल्दी उठना। मेरी पहली सलाह ये है, आप इस समय जितने बजे जागते हैं, उससे 1 घंटे जल्दी जागें। आप कहते हैं, किसी तरह नहीं, मैं अभी जितने बजे उठता हूँ, उससे जल्दी मैं क्यों जागना चाहूँगा? इस समय ही मेरी नींद पर्याप्त नहीं हो पाती है। भाड़ में जाओ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लें। हम में से कोई भी थकी मांदी अवस्था में ऑफिस नहीं जाना चाहता और शाम को इस एहसास के साथ नहीं लौटना चाहता कि हम ज्यादा कर सकते थे। सुबह की ऊर्जा और मूड दिन भर चलता है, इसलिए जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने का काम भी वहीं शुरू होता है। हम ऑफिस या क्लास या वर्कआउट या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए तय समय से ठीक पहले जागने के आदी होते हैं। हम खुद के लिए बस इतना समय छोड़ते हैं कि हम नहा लें, नाश्ता कर लें, सामान पैक कर लें आदि। लेकिन पर्याप्त समय होने का मतलब पर्याप्त समय होना नहीं है। आपको देर हो जाती है, आप नाश्ते को छोड़ देते हैं, आप बिस्तर जस का तस छोड़ देते हैं। आपके पास अपने स्नान का आनंद लेने का समय ही नहीं होता। आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते, आप अपना नाश्ता पूरा नहीं करते, या हर चीज अलग रख देते हैं ताकि आप साफ सुथरे घर में लौटें। जब आप भागते हुए काम करते हैं, तो आप उन्हें उद्देश्य और प्रवाह से नहीं कर सकते। जब आप सुबह भारी दबाव और तनाव के साथ शुरू करते हैं, तो आप अपने शरीर को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ये बाकी दिन भी इसी तरह काम करें। चर्चाओं में, मीटिंगों में, अपॉइंटमेंट में जल्दी जागने से आपका दिन ज्यादा उत्पादक और उपयोगी बनता है। सफल व्यवसायी ये बात जानते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपना दिन सुबह 3:45 पर शुरू करते हैं। रिचर्ड ब्रांसन 5:45 पर उठ जाते हैं। मिशेल ओबामा 4:30 पर उठती है। यह गौर करना महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे प्रभावशाली लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन शीर्ष एग्जीक्यूटिव नींद पूरी करने की मुहिम भी छोड़ते हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हर रात 8 घंटे सोने को सबसे शीर्ष प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि कम नींद से आपको उत्पादन करने का ज्यादा समय तो मिलता है, लेकिन इससे गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो आपको ऐसे समय सो जाना चाहिए जिससे आपकी नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए। अगर आपके बच्चे हों या रात की नौकरी हो, तो जीवन ज्यादा जटिल बन जाता है। अगर इस तरह की परिस्थितियों की वजह से 1 घंटा जल्दी जागने का विचार असंभव दिखता हो, तो निराश ना हो। छोटी मोटी वृद्धियों से शुरू करें और गौर करें कि मैंने आपको जगाने के लिए
कोई निश्चित समय नहीं बताया है। मैं आपसे सुबह 4 बजे उठने को नहीं कह रहा हूँ। आपको जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो आपको प्राप्त समय देना है, ताकि आप संकल्प के साथ काम करें और चीज़ों को पूरी तरह से करें। आपके अंदर का ये भाव दिन भर कायम रहेगा। दिन की शुरुआत में समय का कुशन बनाएं, वरना आपका बाकी का दिन इसकी तलाश में गुजर जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दिन के बीच में वह अतिरिक्त समय कभी नहीं मिलेगा। इसे अपनी सुबह की नींद से चुराएं और वह नींद रात को खुद को लौटा दें। देखें कि क्या बदलता है। इसे आजमाएं। जल्दी जागने में आसानी। इस सप्ताह बस 15 मिनट जल्दी जागें। आपको शायद अलार्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसे मधुर बनाएं। जागने पर धीमी रोशनी का इस्तेमाल करें, धीमा संगीत बजाएं। कम से कम उन बोनस 15 मिनटों में अपना फ़ोन ना उठाएं। इस दौरान अपने मस्तिष्क को उस मनोदशा में ले आएं जो आप दिन भर कायम रखना चाहते हैं। जब आप एक सप्ताह तक ये कर लें, उसके बाद अपने जागने के समय को 15 मिनट और पीछे खिसका दें। अब आपके पास आधा घंटा है, जो पूरी तरह से आपका है। आप इसे कैसे खर्च करेंगे? आप थोड़ा लंबा स्नान कर सकते हैं, अपनी चाय की चुस्कियां लें, टहलने जाएं, ध्यान करें। जब आप दरवाजे से बाहर निकलें, तो उससे पहले बिस्तर करीने से जमा दें। रात को जब भी आपको थकान का पहला एहसास हो, तो टीवी बंद कर दें, फ़ोन बंद कर दें और बिस्तर पर पहुंच जाएं। पाया समय। एक बार जब आप सुबह खाली जगह बना लेते हैं, तो ये पूरी तरह से आपकी होती है। कोई दूसरे से नियंत्रित नहीं करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमारा कितना ज़्यादा समय लेती हैं, नौकरी, परिवार आदि। यह देखते हुए ये खाली समय उन सबसे बड़े उपहारों में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं। आप अपनी सामान्य दिनचर्या पर चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा समय से बनी खाली जगह और फुर्सत को महसूस कर सकते हैं। शायद आपके पास रास्ते में कॉफ़ी गटकने के बजाय अपनी खुद की कॉफ़ी बनाने का समय होगा। आप इस नए खाली समय का इस्तेमाल करके नाश्ते पर बातचीत कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं, तो आप कृतज्ञता के मानसिक चित्रण वाले अभ्यास से अपना दिन शुरू कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस प्रिय सलाह पर भी अमल कर सकते हैं कि आप ज़्यादा पैदल चलने के लिए ऑफिस से दूर अपनी कार खड़ी करें। जब आप थोड़े अतिरिक्त समय का सृजन कर लेते हैं, तो इससे आपकी सबसे बड़ी कमी पूरी हो रही है, खुद के लिए समय। इसे आजमाएं। सुबह की दिनचर्या। हर सुबह इन चीज़ों के लिए थोड़ा समय निकालें। कृतज्ञता। हर दिन किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसमें इसे सोचना, इसे लिखना और इसे बताना शामिल है। जानकारी। अखबार या पुस्तक पढ़कर या पॉडकास्ट सुनकर जानकारी हासिल करें। ध्यान। 15 मिनट अकेले बिताएं, प्राणायाम करें, मानसिक चित्रण करें या ध्वनि ध्यान लगाएं। व्यायाम। हम सन्यासी योग करते थे, लेकिन आप सामान्य कसरत या वर्कआउट कर सकते हैं। कृतज्ञता, जानकारी, ध्यान, व्यायाम, अपनी सुबह में समय लगाने का नया तरीका। शाम की दिनचर्या। आश्रम में मैंने सीखा कि सुबह पिछली शाम से तय होती है। हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि हम हर सुबह को नई शुरुआत जैसा माने, लेकिन सच तो ये है कि हमारे दिन चक्र में घूमते हैं। आप सुबह अपना अलार्म नहीं लगाते हैं, आप इसे एक रात पहले लगाते हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर आप सुबह इरादे के साथ जागना चाहते हैं, तो आपको शाम की स्वस्थ और आरामदेह दिनचर्या बनाकर यह काम करना होगा। और इस तरह जो ध्यान हमने सुबह को दिया है, वह फैलने लगता है और पूरे दिन को प्रभावित करता है। कोई तरीका नहीं है जिससे आपके पास 1 घंटे ज़्यादा जल्दी जागने का समय हो, लेकिन आप कितनी बार टीवी चलाते हैं, एक या दूसरे शो को देखने लगते हैं और आधी रात के बाद तक उसे देखते रहते हैं। आप टीवी इसलिए देखते हैं क्योंकि आप थकान दूर कर रहे हैं। आप इतने थके हुए हैं कि कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी सोने से आपका मूड बेहतर हो सकता है। मानव विकास हार्मोन HGH एक बड़ा मामला है। यह विकास कोशिकाओं की मरम्मत और चयापचय में अहम भूमिका निभाता है, और इसके बिना हम जल्दी भी मर सकते हैं। हमारे शरीर में 75% तक HGH तब प्रभावित होता है जब हम सोते हैं, और शोध से पता चलता है कि हमारे HGH के सबसे जबरदस्त प्रभाव रात को 10 बजे और आधी रात के बीच होते हैं। इसलिए अगर आप उन घंटों के बीच जाग रहे हैं, तो आप HGH से खुद को वंचित कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो आधी रात के बाद तक चलती हो, या आपके बच्चे छोटे हों जो आपको देर तक जगाए रखते हैं,
तो मेरी बात पर ध्यान ना दें, लेकिन दिन की मांगें शुरू होने से पहले अच्छी नींद लेना सुनिश्चित करें। यदि आपने 10 बजे से आधी रात के बीच का समय असली आराम करने में लगाया है, तो सुबह उन घंटों को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आश्रम में हम शाम को अध्ययन करते और पढ़ते थे और 8 से 10 बजे के बीच सो जाते थे। हम घुप अंधेरे में सोते थे और कमरे में कोई यंत्र, उपकरण या मशीन नहीं होती थी। हम टी-शर्ट और शर्ट में सोते थे। हम कभी अपने चोगे में नहीं सोते थे, क्योंकि उसमें जागते दिन की ऊर्जा समाई होती थी। सुबह पूरे दिन का सिलसिला तय कर देती है, लेकिन एक अच्छी योजनाबद्ध शाम आपको अच्छी सुबह के लिए तैयार कर देती है। सीएनबीसी के मैकिट पर एक इंटरव्यू में इंस्टाग्राम शार्क टैंक स्टार केविन ओलियरी ने कहा था कि सोने से पहले वह 3 चीजें लिखते हैं, जो वे अपने परिवार वालों के अलावा किसी से भी बात करने से पहले अगली सुबह करना चाहते हैं। उनका अनुसरण करें और सोने जाने से पहले वह शुरुआती काम कर लें, जो आप कल उठते ही करना चाहते हैं। सबसे पहले आप किस काम को निपटाएंगे, यह जानने से आपकी सुबह आसान हो जाएगी। जब सुबह-सुबह आपका दिमाग चालू हो रहा हो, तो आपको इसे थकाना या मजबूर नहीं करना पड़ेगा। और बोनस, इन कामों की वजह से आपकी रात की नींद नहीं उड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन्हें निपटाने वाले हैं। इसके बाद सन्यासी के चोगे का अपना संस्करण खोजें, वह पोशाक जिसे आप सुबह उठकर पहनेंगे। मेरे पास अब ज़्यादा कपड़े हैं और मेरी पत्नी के लिए राहत की बात यह है कि उनमें से एक भी नारंगी चोगा नहीं है, लेकिन मैं अलग रंगों में एक जैसे कपड़ों को पसंद करता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि आपको अपनी सुबह से चुनौतियों को हटाना है। हालांकि वह महत्वहीन दिख सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सुबह की ऊर्जा यह निर्णय लेने में खर्च कर रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है और कौन से काम पहले करना है, तो ये मिलकर चीज़ों को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। अमेरिकी नेशनल जिम्नास्टिक टीम के पूर्व कोच क्रिस्टोफर सामर के पास 40 साल का अनुभव है और वह अपने खिलाड़ियों को बताते हैं कि वह सीमित संख्या में ही निर्णय लें, क्योंकि हर निर्णय उन्हें उनके मार्ग से भटका सकता है। अगर आप अपनी सुबह छुटपुट या महत्वहीन निर्णय लेने में बिताते हैं, तो आप उस ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। अच्छी आदतें डालें और एक रात पहले निर्णय लें। इससे आपको अगली सुबह अच्छी शुरुआत मिलेगी और आप दिन भर एकाग्रचित्त निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अंत में इस बात पर विचार करें कि सोने जाने से पहले आपके आखिरी विचार क्या हैं? क्या वे इस तरह के हैं, यह स्क्रीन धुंधली दिख रही है, बेहतर होगा कि मैं अपना फ़ोन बंद कर दूं, या मैं अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे कहना तो भूल ही गया। बुरी ऊर्जा के साथ जागने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग ना करें। जब मैं सोने जाता हूँ, तो हर रात को मैं खुद से कहता हूँ, मैं तनाव रहित हूँ, ऊर्जावान हूँ और एकाग्र हूँ। मैं शांत हूँ, उत्साही हूँ और उपयोगी हूँ। जब मैं इसे कागज पर लिखता हूँ, तो इसकी जोग रोबोट लय होती है, लेकिन यह मेरे लिए प्रभावी और कारगर रहता है। मैं अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि यह अगली सुबह ऊर्जा और विश्वास के साथ जागे। आप रात को जिस भाव के साथ सोते हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि आप सुबह उसी भाव के साथ जागेंगे। इसे आजमाएं। कल के लिए मानसिक चित्रण। जिस तरह किसी आविष्कार को किसी चीज को बनाने से पहले उसके विचार का मानसिक चित्र देखना होता है, उसी तरह हम अपनी सुबह जैसी चाहते हैं, उसका मानसिक चित्र देखकर हम भी अपनी सुबह को मनचाहे सांचे में ढाल सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करें। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अपनी कल्पना करें, यानी मानसिक चित्र देखें। सुबह उठते समय स्वास्थ्य स्फूर्ति से भरपूर और ऊर्जावान होने का मानसिक चित्र देखें। कल्पना करें कि खिड़की से धूप अंदर आ रही है जब आप उठते हैं, और जब आपके पैर जमीन को छूते हैं, तो आप एक नए दिन के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस करते हैं। सचमुच उस कृतज्ञता को महसूस करें और फिर मन ही मन कहें, मैं आज के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूँ। मैं आज के लिए रोमांचित हूँ। मैं आज के लिए आनंदित हूँ। ब्रश करते समय आराम से हर दांत पर जागरूकता के साथ ब्रश करने की कल्पना करें। फिर जब आप नहाने जाएं, तो शांत, संतुलित, आरामदेह, स्थिर महसूस करते हुए अपना मानसिक चित्र देखें। जब आप नहाकर निकलें, तो पोशाक चुनने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप पिछली रात को ही चुन चुके हैं कि आप क्या पहनने वाले हैं। अब खुद को अपने इरादे तय करते देखें और लिखें, आज मेरा इरादा एकाग्र रहने का है। आज मेरा इरादा अनुशासित रहने का है। आज मेरा इरादा सेवा करने का है। एक बार फिर पूरी सुबह का यथार्थवादी मानसिक चित्र देखें। आप इसमें थोड़ा व्यायाम और ध्यान भी जोड़ सकते हैं।
इस पर विश्वास करें, इसे महसूस करें, अपने जीवन में इसका स्वागत करें, तरोताजा महसूस करें, ऊर्जावान महसूस करें। अब दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहने की कल्पना करें। यह देखें कि आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, दूसरों के प्रति उनके फीडबैक और उनके विचारों के प्रति खुले हैं। खुद को इस प्रगतिशील माहौल में देखें, जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ मिल रहा है। अब दिन खत्म होने पर घर लौटने की कल्पना करें। आप थके हैं, लेकिन खुश हैं। आप बैठकर आराम करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है। नौकरी, जीवन, परिवार, मित्र, घर, आपके पास बहुत सारे लोगों से ज्यादा है। आप खुद को शाम को देखते हैं, लेकिन फोन पर या टीवी देखने के बजाय आप समय को सार्थक ढंग से बिताने के नए विचारों की कल्पना करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप जल्दी बिस्तर पर चले जाएंगे। आप खुद को ये कहते हुए देखते हैं, मैं आज के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं कल सुबह स्वस्थ, ऊर्जावान और आरामदेह महसूस करते हुए जागूंगा। आपको धन्यवाद। फिर अपने पूरे शरीर की जांच करते हुए अपना मानसिक चित्र देखें और पूरे दिन अपनी मदद करने के लिए अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। जब आप तैयार हों, अपने खुद के समय में, अपनी खुद की गति से, तो धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। टिप्पणी: जीवन आपकी योजनाओं को गड़बड़ा देता है। कल वैसा नहीं होगा जैसा आपने उसका मानसिक चित्र देखा है। मानसिक चित्रण से आपका जीवन नहीं बदलता है, लेकिन उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अपनी कल्पना के आदर्श मानचित्र की ओर लौटकर अपना जीवन बना सकते हैं। जब भी आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन सामंजस्य से बाहर हो गया है, तो आप मानसिक चित्रण से इसे दोबारा सामंजस्य में ले आते हैं। रास्ते का पत्थर: इस सारी तैयारी का लक्ष्य पूरे दिन में इरादा या संकल्प लाना है। जिस पल आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपकी ओर ज्यादा तिरछी गेंद फेंकी जाएगी। चाहे आपकी नौकरी या काम धंधा कोई भी हो, आपको उस सारी ऊर्जा और एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी जो आपने पूरी सुबह हासिल की है। सन्यासियों के पास केवल सुबह और रात की दिनचर्या ही नहीं होती है। हम दिन के हर पल, समय और स्थान की दिनचर्या का इस्तेमाल करते हैं। मैं बेनेडिक्टिन नन सिस्टर जोआन चिटिस्टर का पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, और वह कहती है, शहरों में रहने वाले लोग इस बारे में विकल्प चुन सकते हैं कि वे कैसे जिएं। हालांकि उनमें से ज्यादातर ये नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें सारे समय तेजी से चलते रहने के लिए कंडीशन किया जाता है। पल भर के लिए कल्पना करें कि अमेरिका कैसा दिखेगा और हमारे पास कितनी ज्यादा शांति होगी अगर आम आदमी सन्यासियों की दैनिक दिनचर्या जैसी कोई चीज अपना ले। यह प्रार्थना, मेहनत और मनोरंजन के लिए निर्धारित समय प्रदान करती है। दिनचर्या हमें जड़ें देती है। मैं ध्यान में जो 2 घंटे बिताता हूँ, वह मेरे बाकी 22 घंटों का समर्थन करते हैं। जिस तरह वह 22 घंटे मेरे ध्यान को प्रभावित करते हैं, दोनों के बीच पारस्परिक सह अस्तित्व का संबंध होता है। आश्रम में हम दिन में कम से कम एक बार उसी रास्ते पर 30 मिनट पैदल चलते हैं। हर दिन सन्यासी हमसे कहते थे कि हम किसी अनदेखी चीज के लिए अपनी आंखें खुली रखें, कोई ऐसी चीज जिसे हमने उस रास्ते पर चलते समय पहले कभी नहीं देखा था, जिस पर हम कल चले थे, परसों चले थे और उससे पहले चले थे। हमारे चिर परिचित रास्ते पर हर दिन कोई नई चीज खोजने का मतलब यह याद रखना है कि हमें टहलते समय अपनी एकाग्रता को कायम रखना है। हर दिनचर्या में ताजगी देखना है और जागरूक रहना है। किसी चीज को देखने और उस पर ध्यान देने में फर्क होता है। यूसीएलए के शोधकर्ताओं ने मनोविज्ञान विभाग के शिक्षकों, स्टाफ और विद्यार्थियों से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि सबसे नजदीक फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर है। केवल 24% को ही याद था कि सबसे नजदीक फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ था। हालांकि वह फायर एक्सटिंग्विशर उस जगह से केवल कुछ फुट की दूरी पर था जहां 90% प्रतिभागियों ने सर्वे को भरा। एक प्रोफेसर को तो एहसास ही नहीं था कि जिस ऑफिस में वे 25 साल से थे, वहां से कुछ इंच की दूरी पर ही एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा था। हमारे आसपास क्या है, इस पर सचमुच गौर करने का परिणाम ये होता है कि हम अपने मस्तिष्क को ऑटो पायलट पर पहुंचने से रोक देते हैं। आश्रम में हमें अपने दैनिक टहलने में इसी का प्रशिक्षण दिया जाता था। मैं सैकड़ों दिनों से उसी रास्ते पर टहल रहा हूँ। मौसम गर्म है, लेकिन मेरे चोगे में स्थिति ठीक है। जंगल पत्तेदार और ठंडा है। धूल भरी पगडंडी पैर के नीचे शांतिदायक महसूस होती है। आज एक वरिष्ठ सन्यासी ने हमसे एक नया पत्थर देखने को कहा, ऐसा पत्थर जिस पर हमने पहले कभी गौर ना किया हो। मैं थोड़ा निराश हूँ।
निराशा की वजह ये है कि पिछले सप्ताह हमसे हर दिन एक नया फूल देखने को कहा गया था और कल टहलते समय मैंने आज के लिए एक अतिरिक्त फूल चुन लिया था। एक छोटा नीला फूल जो ओस की एक बूंद को इस तरह जकड़े था जैसे मेरी तरफ आंख मार रहा हो, मानो वह भी मेरी योजना में शामिल हो। लेकिन हमारे लीडर ना जाने कैसे मेरे इरादे भाप गए और उन्होंने मेरी योजना गड़बड़ा दी और इस तरह खोज चालू हो जाती है। सन्यासी समझते हैं कि दिनचर्या हमारे मस्तिष्क को स्वतंत्र करती है, लेकिन उस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा निरसता है। लोग अपनी खराब याददाश्त की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें याद रखने की समस्या नहीं होती है, हमें तो ध्यान देने की समस्या होती है। जब आप किसी नई चीज की तलाश करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को याद दिला रहे हैं कि इसे ध्यान देना है। आप इसे यह पहचानने के लिए ढाल रहे हैं कि हर चीज में सीखने के लिए कुछ नया होता है। जीवन उतना निश्चित नहीं है जितना हम मानते हैं। मैं दिनचर्या बनाने और नयापन खोजने दोनों की पैरवी कैसे कर सकता हूँ? क्या ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है? लेकिन जाने पहचाने काम को करने से ही नई खोज के लिए जगह बनती है। कोबे ब्रायंट ये बात समझते थे। बास्केटबॉल के इस महान खिलाड़ी ने अपना सृजनात्मक पहलू दिखाना शुरू किया, पुस्तकें लिखी और एक वीडियो सीरीज भी तैयार की। जैसे ब्रायंट ने मुझे मेरे पॉडकास्ट ऑन पर्पज में बताया, दिनचर्या बनाना उनके काम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार सृजनात्मकता तंत्र से आती है। जब आपके पास मानदंड और तंत्र होते हैं, तो उनके भीतर आप सृजनात्मक हो सकते हैं। अगर आपके पास तंत्र नहीं है, तो आप निरुद्देश्य तरीके से चीजें करने लगते हैं। नियम और दिनचर्या हमारे संज्ञानात्मक बोझ को हल्का कर देते हैं, इसलिए हमारे पास सृजनात्मकता के लिए जगह होती है। तंत्र सहजता को बढ़ाता है और खोज दिनचर्या को स्फूर्ति से भर देती है। इस उपाय से हम छोटी छोटी चीजों में आनंद ले सकते हैं। हम सभी के मन में जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं की उम्मीद से खुशी पाने की प्रवृत्ति होती है। छुट्टियां, प्रमोशन, बर्थडे पार्टी, हम इन घटनाओं पर दबाव डालते हैं कि वे हमें उतनी ही खुशी दें जितनी खुशी की हमने कल्पना की थी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी खुशियों की तलाश करें, तो हमें कैलेंडर पर उनके आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय वे हर दिन हमारा इंतजार करेगी, बशर्ते हम उनकी तलाश करने में समय लगाएं। और मुझे ये मिल गया। यहाँ एक विचित्र नारंगी पत्थर है जो कल नहीं था, लेकिन आज अचानक जाने कहाँ से प्रकट हो गया। मैं इसे अपनी हथेली में घुमाता हूँ। पत्थर खोजना ही हमारी खोज की प्रक्रिया का अंत नहीं है। हम उसका गहराई से अवलोकन करते हैं, रंग आकार का वर्णन करते हैं, खुद को इसमें डुबा देते हैं ताकि इसे समझ सकें और इसकी कदर कर सकें। फिर हम इसका दोबारा वर्णन कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हमने इसका पूरा अनुभव कर लिया है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह तो वास्तविक है, एक गहरा अनुभव। मैं मुस्कुराता हूँ और फिर वह पत्थर मार्ग के कोने पर इस तरह रख देता हूँ ताकि वह आधा छिपा रहे और कोई दूसरा इसे खोज सके। उसी पुराने मार्ग पर चलने और नए पत्थर को खोजने से आपका दिमाग खुलता है। पेय पदार्थों को खाएं और भोजन को पिएं। सन्यासी प्रशिक्षण केवल नई चीजों को खोजने के बारे में ही नहीं था, यह तो जानी पहचानी चीजों को जागरूकता के साथ करने के बारे में भी था। एक दोपहर एक वरिष्ठ सन्यासी ने हमसे कहा, आज हम मौन लंच करेंगे। याद रखना कि आप अपने पेय पदार्थों को चबाएं और अपने भोजन को पिएं। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? हम अपने भोजन को सही तरीके से खाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं, सन्यासी ने कहा। जब आप अपने भोजन को पीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ठोस भोजन को चबा चबा कर तरल बना लेते हैं। पेय पदार्थ को चबाने का मतलब है कि उन्हें गटकने के बजाय आप हर चुस्की में उतना ही समय लगाते हैं मानो ये भोजन का ठोस कोर हो। इसे आजमाएं, वही पुराना वही नया। अपनी दिनचर्या में किसी नई चीज की तलाश करें। अपनी ऑफिस यात्रा में क्या आप कोई ऐसी चीज देख सकते हैं जो आपने पहले कभी ना देखी हो? किसी के साथ बातचीत शुरू करें जिसे आप नियमित रूप से देखते तो हैं, लेकिन आपने उससे कभी बातचीत ना की हो। यह काम हर दिन एक नए व्यक्ति के साथ करें और फिर देखें कि आपका जीवन किस तरह बदलता है। यदि कोई सन्यासी पानी की एक चुस्की के बारे में जागरूक हो सकता है, तो कल्पना करें कि यह बाकी की दिनचर्या में कैसे लागू होता होगा। आप हर दिन नएपन की खोज कैसे कर सकते हैं? जब आप व्यायाम करते हैं, तो क्या आप जिस रास्ते पर दौड़ते हैं, उसे अलग तरीके से देख सकते हैं? या फिर आप जिम की लय को अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं? क्या आप हर दिन उसी महिला को कुत्ता घुमाते देखते हैं? क्या आप सिर झुकाकर उसका अभिवादन कर सकते हैं?
जब आप भोजन की खरीदारी करते हैं, तो क्या आप आदर्श सेब या सबसे असाधारण सेब चुनने में समय लगा सकते हैं? क्या आप कैशियर के साथ व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हैं? आपकी भौतिक जगह में आप चीज़ों को नए तरीके से कैसे देख सकते हैं? हमारे घर और ऑफिस में चारों तरफ ऐसे सामान रखे होते हैं, जिन्हें हमने इसलिए रखा है क्योंकि उनसे हमें खुशी मिलती है। फोटो, सुंदर चीज़ें, कलात्मक वस्तुएं, उन्हें गौर से देखें। क्या वे उन चीज़ों का सच्चा प्रतिबिंब है जिनसे आपको खुशी मिलती है, या फिर कोई अन्य प्रिय चीज़ें हैं जो प्रमुखता से रखे जाने लायक हैं और आपके परिचित माहौल में थोड़ा नयापन भर सकती है? फूलदान में फूल सजा दें या अपने फर्नीचर को दोबारा जमा दें, ताकि परिचित वस्तुओं में नयापन और उद्देश्य झलके। आने वाली डाक के लिए नई जगह चुनने से ही इतना परिवर्तन हो सकता है कि वह जगह अव्यवस्था के बजाय व्यवस्थित जीवन का हिस्सा दिख सकती है। हम चीज़ों को बदलकर घर के जाने पहचाने स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। जब आपका पार्टनर घर लौटता है, तो संगीत चला दें। अगर ये ऐसी चीज़ है जो आप आम तौर पर नहीं करती हैं, या इससे उल्टा अगर आप घर लौटने के बाद आमतौर पर संगीत या पॉडकास्ट सुनते हैं, तो इसके बजाय मौन को आजमाएं। स्टोर से एक अजीब फल लेकर आएं और इसे डिनर टेबल के बीच में रख दें। अपने डिनर के साथियों को बातचीत का एक विषय दें, या दिन के 3 आश्चर्यजनक पल बारी-बारी से बताएं। बिजली के बल्ब की रोशनी धीमी या तेज कर दें। पलंग के बिस्तर को उल्ट दें। बिस्तर के गलत सिरे पर सोएं। हर दिन की कदर करने में परिवर्तन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि रोजमर्रा की गतिविधियों में महत्व खोजने की है। अपनी पुस्तक एट होम इन द वर्ल्ड में सन्यासी तिक्क न्यात हन्ह लिखते हैं, बर्तन धोना अप्रिय काम है। मेरे हिसाब से ये विचार सिर्फ तभी आ सकता है जब आप उसे ना कर रहे हों। अगर मैं आनंदपूर्वक बर्तन धोने में अक्षम हूँ, अगर मैं ये काम जल्दी से पूरा करना चाहता हूँ ताकि मैं जाकर मिठाई खा सकूँ या चाय पी सकूँ, तो आखिरकार जब मैं मिठाई खाऊंगा या चाय पीऊंगा, तो मैं उनका आनंद लेने में भी उतना ही अक्षम रहूंगा। जागरूकता की धूप में हर विचार, हर काम पवित्र बन जाता है। इस प्रकाश में पवित्र और अपवित्र के बीच कोई सीमा मौजूद नहीं होती। इसे आजमाएं, साधारण को असाधारण बनाएं। बर्तन धोने जैसा छोटा काम भी असाधारण बन सकता है, बशर्ते आप इसे होने दें। खुद को सिंक के सामने जाने और केवल इसी काम के प्रति समर्पित होने की अनुमति दें। संगीत चलाने के बजाय अपनी सारी इंद्रियां बर्तनों पर केंद्रित कर लें। उनकी गंदी सतह को चमकता देखें। बर्तन धोने के साबुन की खुशबू लें। गर्म पानी के धुएं को महसूस करें। अवलोकन करें कि पूरे भरे सिंक को खाली होते देखना कितना संतुष्टिदायक होता है। एक जैन सूक्ति है, बुद्धत्व के बाद लकड़ी काटे, पानी ढोएं। चाहे हम कितना भी विकास कर लें, हम दैनिक कामों और दिनचर्याओं से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन प्रबुद्ध होने का मतलब उन्हें अंगीकार करना है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिख सकता है, लेकिन अंदर से आपका कायाकल्प हो जाता है। दिन का हर पल। हमने इस बारे में बात की है कि हम किसी साधारण जाने पहचाने पल की कदर करने के नए तरीके कैसे खोज सकते हैं। इस उपस्थिति को दूसरे स्तर तक ले जाने के लिए हम इन पलों को एक साथ पिरोने की कोशिश करते हैं, ताकि हम निश्चित मार्गों या बर्तन धोने के प्रसंगों को चुनकर खास ना बना लें। हम हर पल की अपनी जागरूकता को हर पल ऊपर उठा रहे हैं। हम सभी पल में रहने के विचार से परिचित हैं। यह देखना मुश्किल नहीं है कि अगर आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हो, तो आप अतीत में जाकर इस हकीकत को नहीं बदल सकते कि आप दूसरे मील में कितनी तेज दौड़े थे। सफल होने का आपका एकमात्र अवसर इसी पल में है। चाहे आप ऑफिस में मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हो, आप जो बातचीत करते हैं, आप जो शब्द चुनते हैं, आपको कभी ठीक वैसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उस पल आप अतीत को नहीं बदल सकते और आप भविष्य तय कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ हैं, आपको पूरी तरह वहीं रहना चाहिए। 5वीं सदी के महान संस्कृत कवि कालिदास ने लिखा था, बीता कल सिर्फ एक याद है, आने वाला कल एक सपना है। लेकिन अगर आज को अच्छी तरह जिया जाए, तो हर बीता कल खुशी की याद बन जाता है और हर आने वाला कल आशा भरा सपना बन जाता है। हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान में जीने में समझदारी है, लेकिन सच तो ये है कि हम केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही ऐसा करना चाहते हैं। हम निश्चित समयों पर पूरी तरह मौजूद होना चाहते हैं, प्रिय शो या योगा क्लास के दौरान या उस नीरस कामों में जिन्हें हमने ऊपर उठाने का चुनाव किया है। लेकिन हम अब भी भटकना चाहते हैं। जब हम भटकने का चुनाव करते हैं, हम ऑफिस में समुद्र तट पर वेकेशन मनाने के सपने देखते हैं। लेकिन जब हम समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और वह बहुप्रतीक्षित ड्रिंक हमारे हाथ में होता है, जिसका हमने ऑफिस में सपना देखा था,
तो हम ये पाकर चिढ़ जाते हैं कि हम ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे हैं। सन्यासी सीखते हैं कि ये दोनों स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ऑफिस का वांछित भटकाव वोकेशन के अवांछित भटकाव में झलक जाता है। लंच के समय का भटकाव दोपहर में झलक जाता है। हम अपने मन को वहां रहने का प्रशिक्षण दे रहे हैं जहां हम शारीरिक रूप से नहीं हैं। अगर आप खुद को दिवास्वप्न देखने की अनुमति देते हैं तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। वर्तमान पल में मौजूद रहना समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। स्थान में ऊर्जा होती है। किसी आम दिन में मौजूद रहने के महत्व को देखना ज्यादा आसान होता है और सचमुच मौजूद रहना ज्यादा आसान होता है अगर हम दिनचर्या के लाभों को समझ लेते हैं और उनकी कदर करते हैं। दिनचर्या केवल कामों के बारे में नहीं होती है, वह उन जगहों के बारे में भी होती है जहाँ वे काम होते हैं। इसी कारण लोग लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छी तरह अध्ययन करते हैं और ऑफिस में ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अपनी व्यस्तता आप में भरती है, जबकि लॉस एंजलिस आपको शांत महसूस कराता है। सबसे बड़े शहर से लेकर कमरे के सबसे छोटे कोने तक हर परिवेश की अपनी खास ऊर्जा होती है। हर स्थान एक अलग एहसास देता है और आपका धर्म खास माहौल में फलता फूलता जब मुरझाता है। हम बहुत सारी गतिविधियों और परिवेशों को लगातार अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम चिंतन मनन करने के लिए नहीं ठहरते हैं कि कौन से हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। आपको व्यस्त परिवेशों में आनंद मिलता है या एकांत में? आप आरामदेह कोनों की सुरक्षा को पसंद करते हैं या विशाल लाइब्रेरी को? आप प्रेरक चित्रों और संगीत से घिरे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर साफ-सुथरी सादगी से आपको एकाग्रचित्त होने में मदद मिलती है? आप काम करने से पहले दूसरों से अपने विचारों पर राय माँगना पसंद करते हैं या फिर काम पूरा करने के बाद फीडबैक लेना पसंद करते हैं? आप जानी-पहचानी चीज़ों को पसंद करते हैं या दृश्य बदलने को? इस स्व जागरूकता से आपके धर्म में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि जब आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको इस बात का बेहतर एहसास होता है कि आप ये नौकरी कैसे करेंगे और क्या ये आपके लिए अच्छी रहेगी। इसका मतलब है कि जब आप किसी डेट की योजना बनाते हैं, तो आप एक ऐसी जगह चुन सकते हैं, जहां आप सबसे ज़्यादा आरामदेह रहेंगे। जब आप अपनी योग्यताओं के भीतर अलग-अलग करियरों की कल्पना करते हैं, तो आप जानते हैं कि कौन से करियर आपकी संवेदनाओं के हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। इसे आजमाएं। परिवेश की जागरूकता। आप इस सप्ताह जहां भी समय बिताएं, हर परिवेश में खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें। यदि संभव हो तो अनुभव के ठीक बाद उन्हें पूछें। फिर सप्ताह के अंत में दोबारा यही काम करें। उस जगह की मुख्य विशेषताएं क्या थी? शांत या शोरगुल, बड़ी या छोटी, जीवंत या सादी, सक्रिय जगह का केंद्र या दूर, दूसरे लोगों के करीब या अलग-थलग। मैंने इस जगह पर कैसा महसूस किया? उत्पादक, तनाव रहित, भटकाव। मैं जो गतिविधि कर रहा था, क्या वह उस जगह से अच्छी तरह मेल खाती थी जहाँ मैं इसे कर रहा था? मैं जो करने का इरादा रखता था, क्या उसके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ मानसिकता में था? अगर नहीं तो क्या कोई दूसरी जगह है जहाँ मैं अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने में ज़्यादा आरामदेह रहूँगा? आपके व्यक्तिगत स्थान एक अकेले स्पष्ट उद्देश्य के प्रति जितने ज़्यादा समर्पित होते हैं, उनसे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इससे आपको ना सिर्फ अपने धर्म का अनुसरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपकी मनोदशा और उत्पादकता भी बेहतर हो जाएगी। जैसे वह कमरा जिसमें हम सन्यासी सोते थे, उसे किसी दूसरी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सोने के लिए बनाया गया था। इसी तरह आश्रम की हर जगह केवल एक ही गतिविधि के लिए बनी थी। हम जहाँ सोते थे, वहाँ पढ़ते नहीं थे या ध्यान नहीं करते थे। हम जहाँ भोजन करते थे, वहाँ काम नहीं करते थे। आश्रम के बाहर के संसार में, अपने बेडरूम में नेटफ्लिक्स देखना या भोजन करने से उस जगह की ऊर्जा दुविधाग्रस्त हो जाती है। अगर आप इन गतिविधियों की ऊर्जाओं को अपने बेडरूम में ले आते हैं, तो वहाँ सोना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी हम अलग-अलग गतिविधियों के लिए अलग-अलग जगह तय कर सकते हैं। हर घर में खाने की एक जगह होनी चाहिए, सोने की एक जगह, एक पवित्र जगह जो शांत महसूस करने में आपकी मदद करती है, और एक ऐसी जगह जो क्रोध में तसल्ली देने का काम करती हो। ऐसी जगहें बनाएं जो आपके इरादे से मेल खाने वाली ऊर्जा आपको दे। बेडरूम में कम भटकाव होने चाहिए, शांत रंग, धीमी रोशनी। आदर्श स्थिति में इसमें आपके काम की जगह शामिल नहीं होनी चाहिए। काम करने की जगह पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए, ये साफ सुथरी होनी चाहिए और वहाँ प्रेरित करने वाली कलाकृतियाँ भी हो सकती हैं। जब आप ये पहचान लें कि आप कहाँ खुश होते हैं, तो उन अवसरों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपने फुर्सत के समय में
नाइट क्लब की ऊर्जा के प्रति आकर्षित होते हैं, तो क्या आप किसी ऐसी करियर में बेहतर होंगे जो उतना ही ऊर्जावान हो? अगर आप रॉक म्यूजिशियन हो, लेकिन शांति में खुश होते हो, तो शायद आपको कार्यक्रम देने के बजाय संगीत की रचना करनी चाहिए। अगर आपके पास घर से काम करने की आदर्श नौकरी है, लेकिन आप ऑफिस की गतिविधि को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने काम को किसी कैफ़े या साझी कामकाजी जगह पर करने की कोशिश करें। मुद्दे की बात इस बारे में जागरूक बनना है कि आप कहाँ खुश होते हैं और आप कहाँ अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में होते हैं, और फिर आपको ये सोचना है कि उस जगह पर सबसे ज़्यादा समय कैसे बिताया जा सकता है। जाहिर है, हम सभी को अप्रिय गतिविधियां ऐसे परिवेश में करनी पड़ती हैं जो आदर्श नहीं है, खास तौर पर नौकरी, और हम सभी ने इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव किया है। बढ़ी हुई जागरूकता के साथ हम ये समझ जाते हैं कि किस चीज़ की वजह से हम अधीर, तनावग्रस्त या पूरी तरह पस्त हैं। हम मार्गदर्शक सिद्धांत तय करते हैं कि सही परिवेश में सही ऊर्जा के साथ अपने धर्म में जीना कैसा दिखेगा। यह दीर्घकालीन लक्ष्य होना चाहिए। आपके जीवन की ध्वनि योजना बनाएं। आपका स्थान और आपकी इंद्रियां एक दूसरे से संवाद करती हैं। यह सबसे स्पष्ट तब होता है जब हम उन ध्वनियों के बारे में सोचते हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। सन्यासी जीवन में जो ध्वनियां हम सुनते हैं, वह सीधे उससे संबंध रखती हैं जो हम कर रहे हैं। हम पक्षियों और हवाओं की आवाज के साथ जागते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हम मंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। कोई कष्टकारी शोर नहीं होता, लेकिन आधुनिक संसार में ज्यादा तेज ध्वनियां होती हैं। हवाई जहाज सिर के ऊपर शोर मचाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ड्रिल मशीनें चीखती हैं। हम दिन भर अनियंत्रित शोर में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम दैनिक जीवन के हॉर्न और शोरगुल को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे हमारा संज्ञानात्मक बोझ बढ़ जाता है। मस्तिष्क ध्वनियों की प्रोसेसिंग तब भी करता है जब हम उन्हें चेतन रूप से नहीं सुनते हैं। घर पर हम में से कोई खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। इस तरह हम मौन और शोर की अतियों में जीते हैं। अपने जीवन से शोर को हटाने के बजाय इसकी ध्वनि की योजना बनाएं। संसार के सबसे अच्छी अलार्म टोन चुनकर इस योजना की शुरुआत करें। ऐसे गीत से दिन शुरू करें जिसे सुनकर आपको खुशी मिलती हो। ऑफिस जाते समय किसी प्रिय ऑडियो बुक, प्रिय पॉडकास्ट या अपनी गो टू प्लेलिस्ट को सुने। ऐसी ध्वनियाँ सुने जिनसे आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा स्वस्थ महसूस करें। आश्रम की चुनिंदा ध्वनि योजना का अनुसरण करना बेहतर है। समय की स्मृति होती है। जब हम निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित जगह तय करते हैं, तो हमें सही किस्म की ऊर्जा और ध्यान पाने में ज़्यादा आसानी होती है। यही समय के मामले में भी सच है। हर दिन निश्चित समय पर कोई चीज़ करने से हमें उसे करना याद रहता है। हम उसके प्रति समर्पित होते हैं और हम उसे ज़्यादा योग्यता तथा आसानी के साथ करते हैं। यदि आपको हर सुबह निश्चित समय पर जिम जाने की आदत है, तो कभी इस दिनचर्या को बदलकर शाम को जिम जाने की कोशिश करें। आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितनी बड़ी चुनौती होती है। जब हम हर दिन कोई चीज़ करते हैं, तो वह निश्चित समय हमें उसे करने की याद दिलाता है। इससे हमारी आदत पड़ती है। जब आप अपनी दिनचर्या में किसी नई आदत को शामिल करना चाहते हो, तो इसे करने के लिए खाली समय का इंतजार ना करें। इसके लिए हर दिन एक निश्चित समय तय कर दें। इससे भी बेहतर है, नई आदत को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जिसकी पहले से ही आपको आदत हो। मेरी एक मित्र अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बिस्तर के ठीक पास एक मैट बिछा ली। वह बिस्तर से लुढ़कती थी और योग अभ्यास करने लगती थी। आदतें डालना बहानों से बचने का एक अच्छा तरीका है। स्थान की ऊर्जा होती है, समय की स्मृति होती है। अगर आप हर दिन किसी निश्चित समय पर कोई चीज करते हैं, तो ये ज्यादा आसान और स्वाभाविक बन जाती है। अगर आप हर दिन किसी निश्चित जगह पर कोई चीज करते हैं, तो ये ज्यादा आसान और स्वाभाविक बन जाती है। एक ही काम, समय और स्थान पल को अधिकतम करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन एक घटक है जो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहने के लिए अनिवार्य है। एक ही काम करना। अध्ययनों में पाया गया है कि हम में से केवल 2% लोग ही मल्टीटास्किंग अच्छी तरह कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही समय में कई काम एक साथ करना। हम में से ज्यादातर लोग इसमें बहुत बुरे होते हैं, खासतौर पर जब उन कामों में बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत हो। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आमतौर पर होता यह है कि हम कई अलग अलग चीजों पर ध्यान को तेजी से बदलते रहते हैं। इस तरह ध्यान बंटने से दरअसल हमारी एकाग्र होने की योग्यता खत्म हो जाती है। इसलिए एक चीज को एक समय में भटकाव के बिना करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ विद्यार्थियों को दो समूहों में बांट दिया। एक समूह के विद्यार्थी बार बार विभिन्न मीडिया पर जाते थे, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया, हेडलाइन न्यूज आदि। और दूसरे समूह के विद्यार्थी ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने समूहों के ध्यान और स्मृति का प्रशिक्षण किया, जैसे अक्षरों के क्रम को याद रखना और निश्चित रंग के आकारों पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी रंगों को नजरअंदाज करना। मल्टीटास्किंग करने वालों का प्रदर्शन लगातार खराब रहा। उन्होंने काम बदलने की योग्यता के इम्तिहान में भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया। आप एक ही काम करने को आसान कैसे बना सकते हैं? मेरे पास इसके लिए नो टेक जोन और समय होते हैं। मेरी पत्नी और मैं बेडरूम में या डाइनिंग टेबल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह हम शाम को 8 बजे से सुबह 9 बजे के बीच भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस आदत को मजबूत बनाने के लिए मैं साधारण कामों को भी अकेले और पूरी एकाग्रता से करने का अभ्यास करता हूँ। पहले मैं बिना सोच विचार के ब्रश करता था। मेरे दांत पर्याप्त सफेद थे, वह बेहतरीन दिखते थे, लेकिन मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि मैंने अपने मसूड़ों का नुकसान कर दिया था। अब मैं हर दांत की सफाई में 4 सेकंड लगाता हूँ। मैं अपने दिमाग में 1 2 3 4 गिनता हूँ, जिससे मुझे करने के लिए एक काम मिल जाता है। मैं अब भी ब्रश करने में उतना ही समय लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे ज्यादा प्रभावी ढंग से कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रश करते या नहाते समय कारोबार के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे पोषक और ऊर्जादायक महसूस नहीं होता और मैं अपने मसूड़ों की ठीक से परवाह नहीं कर पाता। जब आप ब्रश कर रहे हो, तो केवल ब्रश करें। जब आप नहा रहे हो, तो सिर्फ नहाएं। हमें हर काम पर हर समय लेजर बीम की तरह एकाग्र या केंद्रित होने की जरूरत नहीं है। बाथरूम धोते समय संगीत सुनना या साथ साथ खाना खाते समय अपने पार्टनर के साथ बात करना ठीक है। जिस तरह कुछ वाद्य यंत्र मिलकर बेहतरीन ध्वनि निकालते हैं, उसी तरह कुछ आदतें भी एक दूसरे की पूरक होती है। लेकिन जहां तक संभव हो, एक ही काम करने से आपके मस्तिष्क को एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। आपको निश्चित दिनचर्या चुननी चाहिए, जहां आप हमेशा एक ही काम कर रहे हो, जैसे कुत्ते को घुमाना, अपने फोन का इस्तेमाल करना, नहाना, कपड़ों को तय करना, ताकि आप योग्यता हासिल कर लें। पूरे रास्ते जाना। जब आप किसी चीज को करते समय उसमें डूब जाते हैं, तो दिनचर्या ज्यादा आसान बन जाती है। अगर आप अपने जीवन में कोई नई योग्यता लाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इसे कुछ समय तक पूरी एकाग्रता के साथ शुरू करें। अगर मैं हर दिन 1 घंटे पिंग पाल खेलता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से इसमें बेहतर बन जाऊंगा। अगर आप दैनिक ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो वीकेंड मेडिटेशन रिट्रीट से आपको एक मजबूत नींव मिलेगी, जिस पर आप आगे निर्माण कर सकते हैं। इस पूरी पुस्तक में मैं कई परिवर्तनों का सुझाव देता हूँ, जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही समय में हर चीज बदलने की कोशिश करते हैं, तो वह सभी छोटी समान प्राथमिकताएं बन जाएगी। परिवर्तन छोटे कदमों और बड़ी प्राथमिकताओं से शुरू होता है। बदलने के लिए एक चीज चुनें, इसे अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाएं और उसमें सफल होने के बाद ही अगली चीज की ओर बढ़ें। सन्यासी हर चीज में डूबने की कोशिश करते हैं। हमारे लंच खामोशी में होते थे, हमारा ध्यान लंबा होता था। हम कोई चीज केवल 5 मिनट में नहीं करते थे। नहाने को छोड़कर हम डूबकर नहीं नहाते थे। हमारे पास समय की विलासिता थी और हम घंटों तक कोई काम अकेले करते थे। डूबने का यह स्तर आधुनिक संसार में संभव नहीं है, लेकिन आपका निवेश जितना ज्यादा होता है, आपको लाभ भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है, तो ये इस लायक है कि इसका ज्यादा गहराई से अनुभव किया जाए। और याद रखें, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। हम सभी टाल मटोल करते हैं और हम सभी का ध्यान भटकता है। यही बात सन्यासियों के मामले में भी सच है। लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा समय देते हैं, तो भटकने के बाद आप दोबारा एकाग्र हो सकते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या में अगर समय सीमित रहता है, तो इसका मतलब ये है कि एक फोन आने या काफी छलकने की वजह से आपको ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है। अगर आप किसी नई योग्यता को सीखने, किसी अवधारणा को समझने या आइकिया फर्नीचर को असेंबल करने में कुंठित हो रहे हैं, तो आपका सहज बोध कहेगा कि इसे छोड़ दें। लेकिन अगर आप उसके पूरी तरह अंदर चले जाते हैं, तो आप इतना हासिल कर लेंगे जितना आपको संभव नहीं लगता था। जैसे पता चलता है, गहरी एकाग्रता के दौर आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छे होते हैं। जब हम कामों को लगातार बदलते रहते हैं, उन मल्टीटास्कर्स की तरह जिन्होंने स्टैनफोर्ड के अध्ययन में कमजोर स्मृति और एकाग्रता का प्रदर्शन किया, तो इससे एकाग्रता की हमारी योग्यता कमजोर हो जाती है। हम डोपामीन चैनल को अति उत्तेजित कर देते हैं। यह लत का मार्ग भी है।
इसलिए हम सुख का वही एहसास पाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे भटकाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन अत्यंत विडंबना ये है कि डोपामिन का अच्छा एहसास हमें जला देता है। बहुत ज़्यादा डोपामिन हमारे शरीर को संतुष्टि का रसायन सेरोटोनिन बनाने और उसकी प्रोसेसिंग करने से रोकता है। अगर आपने कभी कार्स पर कूदने में, मीटिंग में लगातार जाने में, यह पुस्तक अमेज़न से ऑर्डर करने में और स्नैपचैट पर आने जाने में अपना दिन बिताया है, तो आप जानते हैं कि शाम तक आपको कितनी थकान महसूस होती है। यह डोपामिन हैंगओवर है। जब हम खुद को डूबने वाले अनुभवों की अनुमति देते हैं, ध्यान के जरिए, काम के एकाग्र अवधियों द्वारा, चित्रकला, क्रॉसवर्ड पजल, बाग से खरपतवार उखाड़ने और मनन के एकाग्र काम के कई अन्य रूपों के जरिए, तो न सिर्फ हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि हम बेहतर भी महसूस करते हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं के लेख और फ़ोन ऐप आपको दिन में 5 मिनट तक ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी। हमारी संस्कृति में किसी दैनिक अभ्यास में 5 से 10 मिनट का समय लगाना आम बात है, लेकिन सच तो ये है कि आप 5 मिनट में बहुत कम हासिल कर पाते हैं। मेरे एक से ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे शिकायत की है, जय मैं 7 महीनों से हर दिन 5 मिनट तक ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा है। कल्पना करें कि आपको कोई ये बताए कि आप 1 महीने तक हर दिन 5 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुजार सकते हैं जिसके प्रति आप आकर्षित थे। महीने भर बाद भी आप उसे अच्छी तरह नहीं जान पाएंगे। आप निश्चित रूप से प्रेम में नहीं होंगे। ये भी एक कारण है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें प्रेमिका से सारी रात बात करने का मन होता है। शायद इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। हम किसी से प्रेम इसलिए करने लगे क्योंकि हमने उससे सारी रात बात की। महासागर में खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन अगर आप सतह पर तैरते हैं तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। अगर आप इस विचार से ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं कि आपका मस्तिष्क तुरंत साफ हो जाएगा, तो आपको जल्दी ही इस बात का पता चल जाएगा कि डूबने में समय और अभ्यास की जरूरत होती है। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो शरीर को स्थिर करने में 15 मिनट लग जाते थे और मानसिक चटर पटर को बंद करने में 15 मिनट और लग जाते थे। मैं 13 साल से हर दिन 1 से 2 घंटे तक ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अब भी अपने दिमाग का स्विच बंद करने में मुझे लगभग 10 मिनट का समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाभ पाने के लिए आपको 13 साल तक हर दिन 2 घंटे तक ध्यान करने की जरूरत है। यह मुद्दे की बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि कोई भी प्रक्रिया काम कर सकती है, बशर्ते आप इसे डूब कर करें। जब आप सारे अवरोध तोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तो आपको लाभ महसूस होने लगते हैं। आप समय का एहसास खो देते हैं। पूरी संलग्नता की भावना अक्सर इतनी पुरस्कारदायक होती है कि जब रुकने का समय आता है, तो आप रुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसी अनुभव में डूबे रहना चाहते हैं। मैं किसी नियमित आदत को शुरू करने या पुनर्जीवित करने के लिए डूबने के अनुभव की सलाह देता हूँ। मेरा जो मित्र दिन में 5 मिनट के ध्यान से कुंठित था, मैंने उससे कहा, मैं समझाता हूँ, समय खोजना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें इससे प्राप्त लाभ नहीं हो रहा है, तो 1 घंटे की क्लास आजमा कर देखो, फिर 10 मिनट की आदत पर लौट आओ। तुम्हें यह लग सकता है कि यह ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम दिन भर की रिट्रीट करके भी देख सकते हो। मैंने उससे प्रेम में पड़ने के बारे में बात की कि प्रेमिका को अच्छी तरह जानने के बाद आपको सारी रात जागने की जरूरत नहीं होती। जब आप शादीशुदा होते हैं तो 5 मिनट का समय काफी ज्यादा होता है। मैंने उससे कहा, ध्यान को अपनी प्रेमिका समझे और इसे समझने में समय लगाएं। दिनचर्याएं तर्क के विपरीत होती हैं। बोरिंग और दोहराव भरी होने के बजाय एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही काम करने में सृजनात्मकता के लिए जगह बनती है। स्थान की निरंतर ऊर्जा और समय की स्मृति वर्तमान पल में मौजूद रहने में हमारी मदद करती है। भटकने या कुंठित होने के बजाय वह हमें काम में गहराई से डूबने में सक्षम बनाती है। दिनचर्याएं बनाएं और एकाग्रता पाने और गहरे डूबने के लिए खुद को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह सन्यासी करते हैं। एक बार जब हम अपने बाहरी भटकावों को शांत कर देते हैं, तो हम सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली भटकावों को भी हटा सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर की आवाजें।